अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। इसी दुआ के साथ हमारे आज के दिन का आगाज़ करेंगे हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन से, जो कि शहर रमज़ान है और पूरे रमज़ान हम आपके साथ ही रहेंगे। काफ़ी तो रोज़े गुजर ही चुके हैं, क्यों फारूक? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह ताला, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। बेशक। उम्मीद करता हूँ आप सबका माह सयाम अच्छा गुजर रहा होगा। हम सबका तो बहुत अच्छा गुजर रहा है यहाँ पे इन मेहमानों के साथ और आप सबके साथ। और बरकतों का महीना, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं वो कमाएं। समझा, बचपन में एक कॉन्सेप्ट होता है रोज़ा कुशाई का। हाँ, आपको याद होगा जब बच्चों को यस। तरगीब दी जाती है कि वो पहला रोजा रखे और बड़ी धूमधाम से वो रोजा सेलिब्रेट भी किया जाता था। जो है उसकी, उस पे मेहमानों को बुलाया जाता है। अच्छा, उसका कॉन्सेप्ट जो अंडरलाइंग है वो साइकोलॉजिकली वो ये है कि बच्चे को फील हो कि उसने कोई बहुत बड़ा काम किया। जैसे सालगिरह होती है तो बच्चों की मनाते हैं ना, ताकि बच्चे फील करें कि आज बहुत खास दिन है। इसी तरह रोजे की भी रोजा कुशाई, और इसी से उसे तरगीब मिलती है और आदत पड़ती है कि वो और रोजे की रखे। बिल्कुल। और बच्चों को कोई ना कोई चीज ऐसी जब तक अट्रैक्ट नहीं करती ना, वो मेरे ख्याल से उस तरफ रागिब नहीं होते। आपको चार्म दिखाना पड़ता है और एग्जैक्टली। और फिर जब बच्चे को होता है कि जी उसके दोस्त अहबाब आएंगे, रिश्तेदार कजन्स होंगे, एंड देन फिर उसके फेवरेट सारे आइटम्स बनेंगे इफ्तार में, तो वो और ज्यादा खुश हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो मेहमानों से तारुफ कराया जाए। बिल्कुल जी, चलते हैं मेहमानों की तरफ। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे डॉक्टर साहब हिलाल इम्तियाज, सितारे इम्तियाज, और बहुत अच्छी टिप्स देते हैं सेहत के हवाले से। उनकी एक बेहतरीन किताब भी है जिसमें से हम कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। आइए वेलकम करते हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर आसिफ महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब? जी वालेकुम सलाम, गुड टू सी यू। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक अल्हम्दुलिल्लाह। यू सो मच। अच्छा जी, उनके साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं जी जी। वो एक रिलीजियस स्कॉलर हैं जी, और मेरा इनका बड़ा अरसे से साथ है। हम एनडीयू में बैचमेट्स भी थे। अच्छा। और ये इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है, उसके प्रेसिडेंट हैं। वाओ। और ये एक थिंक टैंक है जो रिलीजियस स्टडीज और इंटरफेथ हार्मनी पे काम करता है। तो आज हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी बिल्कुल, रमजान के हवाले से भी, और इनका अपना एक मदरसा भी है जो ये रन कर रहे हैं, उसके हवाले से भी पूछेंगे, मदरसे की एजुकेशन के हवाले से जरूर। अस्सलाम वालेकुम इसरार भाई। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसरार भी एंकर भी हैं, आपको पता है, मुख्तलिफ चैनल्स पे एंकरिंग भी करते हैं। हाँ, जबरदस्त religious प्रोग्राम्स की। हरफन मौला। हरफन मौला। अच्छा जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं, तिलावत कलाम पाक से करते हैं, और ये सादत हासिल करेंगे कारी बुजुर्ग शाह अल-अज़हरी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन खशियर रहमान बिल गैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीबिन उदखुलूहा बिसलाम। उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद। लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मज़ीद। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़ौमिन हुम अशद्दु मिनहुम बतशन फनक़्क़बू फिल बिलाद। فنقبوا في البلاد هل من محيص إن
إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب صدق الله العظيम। इरशाद बारी ताला है, इरशाद बारी ताला का तर्जुमा, जो खुदा से बिन देखे डरता रहा और रुजू लाने वाला दिल लेकर आया, इसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, यह हमेशा रहने का दिन है। वहाँ जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर है और हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ है। और हमने उनसे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली, वो उनसे क़ुव्वत में कहीं बढ़कर थे। वो शहरों में गश्त करने लगे, कहा वो शहरों में गश्त करने लगे कि कहें भागने की जगह है। जो शख्स दिल आगाह रखता है या दिल से मुतवज्जह होकर सुनता है, उसके लिए इसमें नसीहत है। और हमने आसमानों और ज़मीन को और जो मखलूक़ात उनमें है सबको 6 दिन में बनाया और हमको ज़रा भी तकान नहीं हुआ। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह। कैसा आपकी जो तसनीफ़ है कुरान की आफाकियत, मैं चाहूँगा कि उसमें से भी एक इक़्तिबास अगर आप सुनाएं। जी मेहरबानी फ़ारूक साहब, शुक्रिया। पिछली नशस्त में हमने उलूमुल बिहार यानी समंदरों का जो इल्म है, ओशनोलॉजी जी, उस सिलसिले में गुफ्तगू की थी। कुछ जानवरों के बारे में सिलसिला यूँ है कि हमारी जो ज़मीन है, ये ज़मीन 199 मिलियन मुरब्बा मील है और इसके 4 हिस्से करके एक हिस्सा खुश्क है। उसमें एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह जल्ल मजदहू ने 4000 मखलूक पैदा किए, इसमें बस रहे हैं बशमूल इंसान के। और जो 3 हिस्से हैं वो समंदर में डूबे हुए हैं। उनमें चूँकि उनका रकबा भी ज़्यादा है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनमें 6000 अनवा व अक़साम के मखलूक बसाए हुए हैं और वो जी रहे हैं उनमें। बात यह है कि जो हमारे खुश्की का जो जानवर है सबसे बड़ा वो हाथी है, लेकिन समंदर के जानवरों में जो सबसे बड़ा जानवर है वो है ब्लू वेल मछली जी, ब्लू वेल। और उसकी जसामत यूँ है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो एक जजीरे के मानिंद है। और तहकीक ये की गई है कि उसमें उस जो ब्लू वेल है, इसकी जसामत यूँ है कि इसका जिस्म जो है रोज़ाना 200 पाउंड बढ़ता है, 200 पाउंड। और कहा गया है कि इसके जो शरियान हैं खून के, उनमें एक साल का अगर सेहतमंद बच्चा उसमें डाला जाए तो आसानी से तैर सकता है। और लेकिन यहाँ मैं आज़ करूँ ये कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़, कुरान का बयान है कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेफ़ायदा और बेमकसद पैदा नहीं की। बिल्कुल, कोई मकसद है, कोई फ़ायदा है। अब इस ब्लू वेल का क्या फ़ायदा है? कहा जाता है कि समंदर के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप्स के जो कीड़े हैं, वो अगर उनकी बख्तात, डॉक्टर साहब उनकी बख्तात हो जाए, वो अगर ज़्यादा हो जाए तो ये समंदर का पानी गदला हो जाए और बदबूदार हो जाए। इस अल्लाह ताला ने उसको इसकी क्लीनिंग के लिए समंदर को उसको पैदा किया है। वो क्या करती है? वो यूँ करती है
कि आपने हमारे जो सामईन हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं इस प्रोग्राम को, शहर रमज़ान को, तो वो अगर चित्राल जा गए हों तो वहाँ दरिया है, दरिया चित्राल, उसकी रवानी बहुत ज़्यादा है और जून और जुलाई और अगस्त में वो बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। तो इतना मकदार का वो पानी जो अंदर खींच लेती है, जब खींच लेती है डॉक्टर साहब, तो उनका जो है क्या नाम है वो उनके जो छोटे छोटे कीड़े हैं, पानी तो निकल जाता है तो छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप्स के जो कीड़े हैं वो उनका उसके मैदे के साथ एक झिल्ली लगी हुआ फंस जाते हैं। अच्छा। और वो एक ख़ास मकदार में जब फंस जाते हैं तो वो उनको कन्वर्ट करती है अपने उसमें मैदे में, ये उसकी ग़िज़ा है। लेकिन अगर वो चाहे तो फिर हाथी को एक लक़्मा बना सके। अल्लाह ताला की हिकमत है, इतने छोटे छोटे ग़िज़ाओं का अल्लाह ताला ने उनके जनाब लिए उसके रोज़ी रखा हुआ है, उससे वो जी रही है। क्या तो इतना उनकी जसामत है, वो एक जज़ीरे के मानिंद है। तो इसका फ़ायदा क्या है तो उसको यानी कि समंदर के पानी को सही रखने के लिए, साफ रखने के लिए अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया। हर मखलूक का कोई ना कोई फ़ायदा है, खादियत है। रब्बना, कुरान की आयत है, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानक, अल्लाह ताला तूने जो भी पैदा किए सब यानी किसी बेफायदा ही पैदा नहीं की और उसमें कोई फायदा है, कोई मकसद है, कोई गरज है। आज के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसी के साथ यहाँ लेंगे एक ब्रेक, एक अच्छा सा प्रोग्राम एंजॉय करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। हमारी खुसूसी नशरियात जारी रहेगी। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात जारी है और शहर रमज़ान के नाम से ATV की तवज्जो से पेश की जा रही है। अब फारूक चलेंगे मोहम्मद इसरार मदनी साहब की तरफ। जी जी, इसरार मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि तारुफ में हमने बताया कि रिलीजियस स्कॉलर भी हैं और उसके अलावा इंटरफेथ हार्मनी पे बहुत काम कर रहे हैं, इनका थिंक टैंक, और उसके अलावा एक मदरसा भी रन कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मदनी साहब, सबसे पहले माह सियाम है, हमारी खुसूसी नशियात शहर रमज़ान ATV की, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ज़रा रमज़ान की फ़िलासफ़ी जो है, रमज़ान का जो फ़लसफ़ा है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, बहुत शुक्रिया आपकी सब टीम का और ATV का जिन्होंने एक बहुत अहम मौजू पे प्रोग्राम रखा है। मेरे ख़्याल से फ़लसफ़ा रमज़ान, उसके बहुत सारे ख़द-व-ख़ाल हो सकते हैं, उसके बहुत सारे उन्वानात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ एक उन्वान जो मसावात है, बराबरी है, वो इसका एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़लसफ़ा है कि हम जवान, मर्द, बूढ़े सब इस रोज़े को रख रहे हैं। और उसमें कुरान मजीद में जो फ़लसफ़ा बयान किया गया है उसमें बेसिकली तो कुरान में कहा है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। अब परहेज़गार का मकसद जो है उसके बहुत सारी मानी है, बहुत सारी मतालिब है और बहुत सारी तशरीहात है, लेकिन जो बुनियादी तौर पर तक़वा है कि उसमें रूहानी अमराज से बचना, ग़ीबत से, झूठ से, दरोगोई से, लालच से, हिर्स से, तमा से, और इसी तरह बहुत सारे और गुनाह जो हम करते हैं, जैसे इंसानी हुकूक को, किसी के इंसानी हक़ को तलफ़ करना, उनको नुकसान पहुँचाना, उन पर जुल्म करना, उन पर ज़्यादती करना, और ऐसी बेशुमार चीज़ें जो हम उमूमन करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस सब से मना होना, और यही रोज़ा है। इसी वजह से कई अहादीस की तशरीहात पे भी ये लिखा गया है कि रोज़े का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ खाना न खाएं, पानी न पिए वगैरह वगैरह जो ममनुआत है, बल्कि ये कि आप गुनाहों से बचें। और गुनाह के मैंने जैसे अबराज किया कि जिसमें वो रूहानी भी हो सकते हैं और जो फिज़िकली हम करते रहते हैं वो सब इसमें शामिल है, और इस सब ने बचना, इस सब से बचना चाहिए। और ये जो सिलसिला है ये एक महीने का, ये पूरे साल के लिए एक प्रैक्टिस है कि आप इसको करके फिर आगे पूरे साल पे इसको अप्लाई कर ले। और रोज़ा कोई मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये एक ऐसी मुत्तफ़िक़ा चीज़ है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में ये सिलसिला आता रहा है। यहूदी मज़हब में रोज़े का पूरा बाकायदा कॉन्सेप्ट है, फिर मसीही मज़हब में भी इसका कॉन्सेप्ट है, यानी तमाम जो समावी मज़ाहिब है उसमें रोज़े का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, और मुसलसल अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ़ पैगम्बरों ने इस पर बार बार ताकीद की है, और फिर इस्लाम ने इसको बाकायदा शक्ल दी और 30 पूरा एक महीना इसको रखा गया। तो बेसिक जो फ़लसफ़ा था वो यही था कि हम गुनाहों से बचें और इस प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल तौर पर कैसे ले आएँ, ये एक बुनियादी तस्वुर था। और इसमें फिर आगे मसावात का एक फ़लसफ़ा आ जाता है, इंसानी हुकूक का फ़लसफ़ा आ जाता है, दूसरों के साथ हमदर्दी और सपोर्ट का आ जाता है, चैरिटी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को किस तरह सपोर्ट करेंगे। फिर ज़कात का भी मसनून तरीक़ा ये करार दिया गया कि ज़्यादा सवाब इसमें है कि आप रमज़ान में ज़कात दे, खैरात दे लोगों को। और इसी वजह से मुस्लिम सोसाइटीज़ में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग चैरिटीज़ दे रहे हैं, रमज़ान में लोगों को खाना दे रहे हैं,
सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर ये देख ले तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बुनियादी फैक्टर है जो हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है, एक ज़ीरो हंगर या पॉवर्टी जो गुर्बत है, इन दोनों को में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है हमारा रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है। और खुशकिस्मती से पाकिस्तान पर उन तकरीबन दुनिया के 6 ममालिक में से एक है जहाँ सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती है पूरी दुनिया में। इसरार साहब ये बताइएगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान हमें रोज़ा हमें क्या क्या सिखाता है। अगर एक इंसान, एक शख्स रोज़ा रखने के बाद सारे गलत काम कर रहा है, लोगों की से बद अखलाकी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, लोगों पे जुल्म कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, मतलब हर वो गलत काम उसका हो रहा है, लेकिन हाँ ज़ाहिर है वो नमाज भी पढ़ रहा है और उसने रोज़ा भी रखा हुआ है, तो क्या उसका रोज़ा कबूल होगा फिर? ये बिल्कुल कई अहादीस मुबारक में इसका जिक्र है कि मतलब ये है कि ये तो सिर्फ उसने बस खाने और पीने से मुंह को बंद किया है, हाँ, इसके अलावा मतलब उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो रोज़े का फ़लसफ़ा है कि मतलब उसको सवाब मिलेगा, उसके दर्जात बुलंद होंगे, उसकी अखलाकी पाकीज़गी आएगी, उससे रूहानी पाकीज़गी आएगी। अगर वो उसको मौसूल नहीं हो रहा, अगर वो उसका फ़ायदा नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसने सिर्फ खाने पीने से तो मुँह बंद किया है, बाकी उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अल्लाह ताला के बारगाह में जो इसकी फिलॉसफी है ना समझा, उस पे अमल करना है ना, तो खाली और वो नहीं किया तो अगर फिलॉसफी पे अमल नहीं करे तो कोई भी एक्शन। अब एक रेस होती है जब उसमें सब लोग भागते हैं, एक इवेंट है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है। आप वैसे ग्राउंड में अगर भागे और आप कहें जी मैंने इतना तेज भागा और मैं तो फर्स्ट आया हूँ, तो बिल्कुल जो फिलॉसफी है उस पे अमल करना है। साहब भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप एक मदरसा भी रन कर रहे हैं और मदरसा एजुकेशन इज़ डेफिनेटली इसका करिकुलम और वो डिफरेंट होता है हमेशा, जो आम प्राइवेट स्कूल्स में या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और हमेशा मदरसे के स्टूडेंट्स अलग दे कैन बी आइडेंटिफाइड। लेकिन अब एक सिंगल करिकुलम पे इस हुकूमत पाकिस्तान ने काम किया है, शफकत महमूद साहब बड़े एक्टिव रहे हैं इसमें, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ है और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपके ख्याल में? जी ये बहुत आम सवाल है। जैसे कि मैं थोड़ा सा मुख्तसर बता दूं कि पाकिस्तानी जो निसाब तालीम है मदरसों का, इस वक्त तकरीबन 35,000 के लगभग मदारिस है, और इसमें ख़वातीन की भी हैं और मर्दों की भी हैं। और ये उन जगहों पर भी बहुत सारे मदारिस हैं जहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। तो मतलब मदरसा एक बहुत बड़ा किरदार जो है हमारी लिटरेसी रेट जो है उसको इम्प्रूव करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि वो बच्चे वहाँ जाते हैं, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, और बेसिकली जो लिटरेसी की तारीफ़ है वहाँ के एजुकेशन में भी वो बराबर है। दूसरी चीज़ ये कि मदरसे की कुछ एजुकेशन जो है वो बड़ी स्पेसिफिक है, जो क्लासिकल रिलीजियस एजुकेशन है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाती है, उसमें लॉजिक पढ़ाई जाती है, उसके साथ साथ ग्रामर्स पढ़ाए जाते हैं, इसके अलावा लिटरेचर्स पढ़ाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें साथ साथ पढ़ाई जाती है। बल्कि अब तो इकनॉमिक्स पे आ गया और इस्लामिक बैंकिंग की हद तक बहुत सारी चीज़ें निसाब में शामिल हो गई। लेकिन इसके साथ जो सिंगल नेशनल करिकुलम का है, तो जो इसको लीड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डॉक्टर मरियम चोख्ताई, उस दिन भी उससे बात हो रही थी लम्स यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने प्राइमरी तक का करिकुलम डिज़ाइन किया है। और जो मदरसे की बेसिक एजुकेशन है, जो क्लासिकल एजुकेशन है, वो मैट्रिक के बाद या बाज़ मदारिस में मिडल के एजुकेशन के बाद स्टार्ट होती है। जो मेन स्ट्रीम मिडल की एजुकेशन है या मैट्रिक की एजुकेशन है या ओ ए लेवल की एजुकेशन है, उसके बाद स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि इस जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है इसको मदरसे में पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म करिकुलम हो गया। क्योंकि यहाँ पर इशू ये था कि लीड क्लास के एक अलग एजुकेशन सिस्टम थी, उनके टेक्स्ट बुक्स बिल्कुल अलग थे, लोअर क्लास पे अलग थे, गवर्नमेंट में अलग थे, फिर पंजाब के कुछ अलग थे, बलूचिस्तान में कुछ अलग स्टैंडर्ड्स रखे गए थे। तो उन्होंने एक सिंगल नेशनल करिकुलम को यूनिफॉर्म, ताकि एक उससे एक नेशनल आइडेंटिटी भी हमारे सामने आ जाए, ये हमारी सोसाइटी में जो क्लासिज्म है उसको भी किसी तरीके से कम किया जाए। और उस पर उसका पहला स्टेज जब मुकम्मल हुआ और प्राइमरी तक एक निसाब जो है पूरा करिकुलम तश्कील दिया गया है, और उसको अब स्कूलों में और मदारिस में लाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मदारिस के लिए उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसको अडॉप्ट करने में, और उनकी जो बेसिक एजुकेशन में वो उसको पढ़ा सकते हैं। और कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफर भी आई है कि अगर जहाँ पर आपको टीचर मुयसर नहीं है, साइंस के, इंग्लिश के, मैथ्स के, केमिस्ट्री वगैरह के, तो आप गवर्नमेंट उस पर सपोर्ट भी कर सकती हैं। तो इस प्रोसेस को अब मेरे ख्याल से आगे लाया जा रहा है। आप खुद भी मदरसे से पढ़े हैं? जी जी, मैं मदरसा ग्रेजुएट। और आपने फिर बाहर जाके भी? जी, मैंने मदरसे में पढ़ा, फिर मदरसे के साथ साथ यूनिवर्सिटी से एमएस एजुकेशन एंड प्लानिंग मैनेजमेंट में किया, उसके साथ ड्रू यूनिवर्सिटी से यूनाइटेड स्टेट न्यू जर्सी से पढ़ा, रिलीजन एंड कल्चर कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ा, फिर इस साल ऑस्ट्रिया से पढ़ा है इंटर रिलीजियस डायलॉग पे,
और कुछ और भी इस तरह के एनडीओ से भी आपने कोशिश की? एनडीओ से भी कोशिश की है। इंटरफेथ हार्मनी पे आप क्या कर रहे हैं, आपका थिंक टैंक? जी, इंटरफेथ हार्मनी पे हम ये कि जैसे हम पाकिस्तानी हैं और हम सब शहरी हैं, तो हम सबको बराबरी के हुकूक हासिल है। हम उसको इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर अक़लियतें या दूसरे मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं तो वो बुनियादी इंसानी हुकूक में इतनी ही बराबर के शरीक हैं जितने हम और आप हैं यहाँ के। और इसी चीज़ को इंश्योर करना है तालीमी सिस्टम में, ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा हेट मटीरियल ना आए जिससे उनके मज़हब को या उनकी मजहबी आज़ादी को या उनकी और जो आज़ादियों को सल्ब किया जाए। इसी तरह उनकी जो तालीमी निज़ाम में या और हमारे गवर्नमेंट सेटअप में उनका जो कोटा है उनको इंश्योर किया जाए, उनको जॉब मार्केट में स्पेस दिया जाए और उनको बराबर का शहरी तस्वुर किया जाए। जिस तरह हमारे मुसलमान अमेरिका में रह रहे हैं, यूके, फ्रांस और दीगर ममालिक में रह रहे हैं और उनको वहाँ की बराबरी की हुकूक हासिल है, यही हुकूक यहाँ पर भी हासिल होनी चाहिए। उसके लिए हम ये करते हैं कि अक़लियतों के दरमियान और यूथ के दरमियान एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं। लोग उनके इबादतगाहों में लेके जाते हैं, वो वहाँ पर उनके सिस्टम देखते हैं, प्रैक्टिसेस देखते हैं, अगर कहीं उनको सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट चाहिए तो वो करते हैं। इस तरह हमारे कुछ और एलुमनाइज है, मसलन इसी रमज़ान में वो इंटरफेथ अफ्तार रख रहे हैं। तो तमाम मज़ाहिब के लोग, सिख, मसीही और दीगर हिंदू को बुला लेते हैं कि मुसलमान जो है अफ्तार को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। कल भी मेरी फ्रांस के साथ एक वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी के एक थिंक टैंक है, उनको हमारी एक ब्रीफिंग है, वो ये कि पाकिस्तानी अफ्तार किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और इंटरफेथ अफ्तार जो है जो मुख्तलिफ ममालिक में सेलिब्रेट किया जाता है, पाकिस्तान में लोग उसको किस तरह देखते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है वर्क है, हम इंटरफेथ हार्मनी के माते बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसरार साहब, थैंक यू सो मच। और वाकई बहुत अच्छा जो आपका ये काम है, ज़ाहिर मदरसे में तो बहुत सारे बच्चे आपकी वजह से बहुत कुछ सीख रहे होंगे और फ्यूचर सिक्योर हो रहे हैं। मदरसे में पढ़े हैं और माशाल्लाह इन्होंने इंटरनेशनली जाके भी और फिर यहाँ पे भी लोग मास्टर्स भी किया, यहाँ मिल रहे हैं तो उनको। ये एक कॉन्सेप्ट जो होता है ना कि शायद मदरसे में आपको पूरी तरह दुनियावी तालीम नहीं मिल सकती। एग्जैक्टली, कि सिर्फ इस्लामी चलता है, ये गलत है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। इसी के साथ यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, एक अच्छा सा प्रोग्राम चलकर एंजॉय करते हैं। हमारी रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। रमजानुल मुबारक के यही हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, शहर रमजान के नाम से। चलते हैं डॉक्टर आसिफ की तरफ और आज आप बताएं। इधर ही बैठे हुए हैं डॉक्टर, चलना का मेरा चलना होता है। अच्छा आप मुखातिब हो जाएं, आप कुछ भी कर लें, मैं चलूंगी। मैं चलती फिरती रहती हूँ। अच्छी बात, चलना बहुत जरूरी है। आज मेरा जो टॉपिक भी है वो दिल की बीमारियों से मुताल्लिक है कि उसमें भी चलना फिरना जरूरी है। दिल के हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ लिखा होता है चलिए इससे पहले कि आपको चलाया जाए। तो ये बहुत जरूरी, दिल की बीमारियां जो हैं आजकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल का शाखसाना है कि हम बैठे रहते हैं, एक ही जगह बैठे रहना और फिर हिलना ना और ना एक्सरसाइज करना। जैसे एक गाड़ी किसी गैराज में खड़ी होती है, जंग-आलूद हो जाती है, अगर उसको स्टार्ट ना किया जाए तो वो चलने के काबिल नहीं रहती। ऐसे ही अगर दिल को हरकत ना दी जाए, दिल के पट्टों को ज़्यादा मजबूत ना बनाया जाए, चलने से, फिरने से आपके पट्टे एक्सरसाइज करने से, वो एक जो है कार्डियोलॉजी में टर्म यूज होती है काउच पोटैटो सिंड्रोम। के काउच मतलब काउच, जैसे कारी साहब काउच पे बैठे हुए हैं। अच्छा। तो पोटैटो तो पोटैटो वो हिलता नहीं है। काउच पोटैटो सिंड्रोम का मतलब है कि आप ज्यादातर वक्त एक जगह पे, एक जगह लेजीनेस, खड़े रहना है बस। हाँ। जहाँ से एक सोफे से उठे दूसरे सोफे पे बैठ के, तीसरे से बैठ के आलू की तरह पड़े हुए हैं और फिर बिल्कुल ना कुछ करना ना और खाते पीते रहना। तो इससे जो है ना बहुत सारे मसाइल पैदा। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज, सॉरी आपकी बात यहीं से शुरू करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत मतलब मैंने आजकल के ज़माने में ये भी देखा है कि आप अगर फिट भी हैं, एथलीट हैं और बहुत ज़बरदस्त रनर भी हैं और फिजिकली फिट, उनको भी हार्ट अटैक होता है? देखें एक्सेप्शंस तो होती हैं, मगर ज़्यादातर जो है ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर आपको ब्लड प्रेशर है और आप वॉक नहीं करते और खाने पीने का जो है ना वो, फिर मैं सादा ग़िज़ा की बात करूँगा, बगैर तली हुई अशिया की बात करूँगा,
गुर्दे, कपूरे, कलेजी, इनसे बचने की। और हार्ट पेशेंट्स के लिए तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बुरा है। कोलेस्ट्रॉल देखें ना, कलेजी अगर आप खाते हैं, पाए खाते हैं, तो उनमें तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। HDL भी उनमें कम होता है, LDL ज्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं। अगर आप वॉक करते हैं तो वॉक करने से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है, आपके ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल होते हैं, और टेंशन से भी बचते हैं। जब देखें सुबह के वक्त या शाम के वक्त आप वॉक करके आते हैं तो कैसा बंदा अपने आप को हल्का फील करता है। देखें दिल जो है अल्लाह पाक ने इंसान का मरकजी एक ऑर्गन है, और दिल ठीक है तो सब कुछ ठीक है। दिल किसी से लगाना हो तो वो भी मतलब है, उसका भी एक फायदा होता है। तो कैसा, मुझे ये बताएं कि ये हार्ट अटैक की क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चले? क्योंकि मैं, अगर मुझे मेडिसिन नहीं आती या मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है? देखें, हार्ट अटैक सबसे बड़ा जो है ना, हार्ट अटैक का जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको चेस्ट पेन होती है, पियर्सिंग हार्ट, ये जो चेस्ट पेन होती है, ऐसे लग रहा है कि अंदर से कोई चीज काट रही है, और ठंडे पसीने आना शुरू होते हैं। बैठे बैठाए आदमी को ऐसे लगता है कि फ्लशिंग हो रही है, और पसीना शुरू हो गया, हाथों में ही पसीने शुरू हो गए, और चेस्ट जो है ना ऐसे कमर बंदा दोरी करके बैठ जाता है। और होता क्या है कि हार्ट चलते चलते हार्ट की किसी आर्टरी में प्लेग आ जाता है, लेफ्ट आर्म में पेन होता है, लेफ्ट आर्म में ज्यादा, यहाँ से रेडिएट करके लेफ्ट आर्म में जाएगा, और फिर राइट साइड पे भी हो सकता है पेन। अच्छा, वो जो एंजाइना जो अटैक कहलाता है, वो क्या सूरत है? एंजाइना का तो ये होता है कि एंजाइना हो जाएगा या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, आपको दोनों में से एक हो जाता है कि कोई ना कोई हिस्सा जो है ना उसको ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, और आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाना होता है। सही। तो जहां आपको जाके अगर आप फौरी तौर पे पहुंच जाए तो इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे प्लेग जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो इसका बचने के लिए वाहिद हल ये है कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, सादा तर्ज जिंदगी बनाएं, काउच पोटैटो ना बने। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ, जो मेरी अक्सर डॉक्टर से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो इतना ऑर्गेनिक नहीं रहा। अब क्योंकि मिलावट खुराक में, हाँ, खुराक में मिलावट हो गई, सिंथेटिक चीजें बहुत आ गई, फास्ट फूड आ गया, उसकी वजह से एक जनरेशन चेंज हो गया। यानी पहले हम सुनते थे कि बहुत कोई बुजुर्ग होते थे तो उन्हें हार्ट अटैक होता था, कि जिन्होंने एज गुजार ली उनके आर्टरीज ब्लॉक हो गई। अब तो बिल्कुल यही है ना जी, खाने पीने के वो सादा तर्ज जिंदगी और सादा बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ आप सब्जियों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमें आज के फल के हवाले से भी बता दें। आज का फल अनार है जी, लाल अनार, क्या माशाल्लाह। और कौन सा अनार होता है? सफेद अनार। अच्छा, सफेद भी होता है, लाल भी होता है, और जन्नत का फल। जन्नत का फल। शादी पे वो जो पटाखे होते हैं उनमें भी एक अनार नाम का अनार चलता है जिससे नहीं, ये खाने वाला फल है। अच्छा, हम खाने वाली की बात कर रहे हैं। खाने वाले की बात कर रहे हैं। बहुत फर्क बख्श है, और इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, खासकर खून की कमी के जो लोग शिकार हों, बच्चे और बड़े, उनको तजवीज़ किया जाता है। और ये मैदे और जिगर के अफ़ाल को भी दुरुस्त करता है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं, तो अफ्तारी में ज़रूर रखिए। अच्छा, मज़ा आएगा। बिल्कुल जबरदस्त। ज़ाहिर है एक हर फल ही इतने मजेदार होता है, एक से एक बढ़कर टेस्ट, एक से एक बढ़कर उसके फायदे होते हैं, मेरे सब खानी चाहिए। वही है जो डॉक्टर साहब ने कही कि नेचुरल चीजों पे इंतजार करें। फल, सब्जी, ये सब ऑर्गेनिक चीजें, बिल्कुल। और जितना आप फास्ट फूड या और चीजों, प्रोसेस चीजों पे जाएंगे वो इनऑर्गेनिक हो जाएंगी, और ऑब्वियसली वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि जिस चीज को भी लाइफ टाइम होता है ना, वो थोड़ा फिर आपका कम हो जाता है, चला जाता है। जो इनऑर्गेनिक चीजें हैं समझो, वो ट्रीट होती हैं, राइट, उनको केमिकल ट्रीटमेंट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी केमिकल हो उसका कोई असर ना हो, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसलिए जितना आप नेचर से करीब रहेंगे उतना आप सेहतमंद रहेंगे, जितना नेचर से दूर होंगे उतना आप सेहतमंद नहीं रहेंगे। बिल्कुल जी। और इसी नोट के साथ यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं, और एक अच्छा सा प्रोग्राम आप लोग चलकर एंजॉय कीजिए। तब तक हमारी जो नशरियात है वो जारी रहेगी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात जारी है, जिसका नाम है शहर रमजान, ATV की तवज्जो से पेश की जा रही है। और अब जो इंतजार था वो फारूक खत्म होता है, क्योंकि हम जा रहे हैं आरती सेगमेंट की तरफ। ओह यस, रमजान पकवान। बिल्कुल। और चौधरी तौकीर साहब हैं शेफ, और बड़े मजे मजे की रेसिपीज बना के सिखाते भी हैं, और हमें यहाँ पे अफ्तारी के वक्त खिलाते भी हैं। Exactly. तो आप लोग भी इंजॉय करें, और ये बिल्कुल सिंपल होती हैं, क्विक टू मेक होती हैं। तो रमजान में वैसे ही टाइम थोड़ा कम होता है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आइए चलते हैं रमजान पकवान की तरफ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ तौकीर, मेरे साथ है शेफ बाबर। हमेशा की तरह रमज़ान के इस रमज़ान पकवान किचन में हम जो तरह तरह के आपके लिए रेसिपीज़ लेके आते हैं। हमारा हमेशा से, हम इसको 1.5-2 साल से आपके साथ शो कर रहे हैं। हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है कि चीज़ें वो बनाई जाएँ जो घर में बड़ी आसानी से बने। और हमेशा मैं बताता हूँ कि हमारी रेसिपीज़ 15 से 20 मिनट की होती है। आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही ख़ास रेसिपी है और इसको बनाने में शायद इतना टाइम ना लगे। जो हमने इसकी अभी मैरिनेशन करनी है, इसमें हमने एक मसाला बनाया हुआ है, हमने उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है और बताना है कि वो हमने मसाला कैसे बनाया है। और फिर ये है कि ये रेसिपी घर में जब आप इसको बनाएंगे और जिस ऑयल में हमने इसको जो है ना मस्टर्ड ऑयल में बनाना है इसको, इसमें कोई घी या तेल या, और मस्टर्ड ऑयल भी ऑयल है लेकिन थोड़ी सी उसमें ये है कि वो बड़ा सेहतमंद, आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा ऑयल है। तो आज हम बना रहे हैं बिहारी बीफ पसंदे। जी सर, बिल्कुल। और इसके लिए हमने जो है मैं ज़रा आपको दिखा दूं कि हमने जो इसके लिए बीफ लिया है, ये हमने रान का लिया है। जी सर, 300 ग्राम। जी 300 ग्राम हमने ये लिया। अच्छा, ये रेड देख रहे हैं इसका, ये हमने बड़ा थिन स्लाइस किया है। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप इसको काटें या कटवाएं उससे तो बड़ा, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा आपको जितने भी इसको कहते हैं पल्ले, गोश्त के पल्ले बना के, जो हम बना के इसको हल्का सा हमने इसको जी हैम किया है, थोड़ा कूट लिया है। हाँ, इसको हैमर किया है। और हालांकि मैं अक्सर अपने शोज में बताता हूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि ऐसा कोई मेरी रेसिपी ना हो जिसमें मुझे ना मीट को हैमर करना पड़े, कि उसकी वजह है कि उसकी न्यूट्रिशन में कमी आती है। लेकिन ये बीफ की है, ये अपना जो है हमारा ये है ये रेसिपी, तो इसमें हमने बिल्कुल मामूली सा, क्योंकि हमने इसके थिन स्लाइस किया हुआ, तो ये बड़ा ज़रूरी था मैं आपको तफसील से ये बताता, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये वाला हिस्सा उस तरह से बने जैसे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हमने इसमें जो चीज़ें डालनी है, सर ये बिहारी मसाला है, ये हमने खुद बनाया है। अब ये बिहारी मसाला बाजार से भी कराची से मिल सकता है आपको, लेकिन हम जो रेसिपी आपको बना के दे रहे हैं ये वही रेसिपी है, बल्कि उससे बेहतर है जो बाजार में मिलेगी, और कीमत आपकी होगी रुपए में से 25 पैसे के। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जैसे मैंने आपको 1-2 चाट मसाला याद होगा, मैंने इसी रमज़ान की इसी किचन में आपको बना के दिखाया। फिर एक बड़ी कड़क चाय बनती है, उसका मसाला मैंने आपको बना के दिखाया। और इसी तरह आज ये जो मसाला है बिहारी मसाला पसंदे के लिए, हमने जो चीज़ें, हमारी जो रेसिपी हम जब आपके साथ शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि उस रेसिपी में भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं बाबर से कहूँगा कि ज़रा इस पूरी रेसिपी को आपके सामने बताया कि हमने किस तरह से इसको बनाया। सर खड़े मसाले लिए, दालचीनी है, सब्ज़ इलायची है, ब्लैक इलायची है, और बेसन है, खशकाश है, तो इसी तरह बाकी धनिया, खुशक, ज़ीरा है, तो वो लेके ये सारा हमने ग्राइंड कर लिया। नमक मिर्च इसके अंदर ही डाली हुई है। और ये जो इसकी जान है, 2 चीज़ें हैं। एक तो मैंने बीफ का आपको एग्जैक्टली बताया कि मैंने बीफ जो रान का लिया था, हमने थिन स्लाइस उसको किया, हल्का सा उसको हैमर किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। उसके करने के बाद मैं शो से पहले मैंने इसको काट के यहाँ पे ले आया हूँ। ये मसाला भी हमने इसलिए बनाया कि हमें टाइम की थोड़ी लिमिट होती है, और हमने हमेशा आपके शो जो होते हैं ये सारे लाइव शो होते हैं, हमने बाहर इसको कोई एडिटिंग वगैरह करके नहीं इसमें से कुछ निकालना होता। जो हम आपको दिखाते हैं वैसे ही आप अपने घर में बनाएं तो एग्जैक्टली 100% रिजल्ट्स वही मिलेंगे। और फिर ये किसमें डालने के लिए ब्राउन प्याज है सर, 1 अदद ब्राउन प्याज, उसको ब्राउन करके थोड़ा सा मसल लिया, छोटा कर लिया। मुराद ये कि आपने निकाला, उसको ड्राई किया और हाथ से थोड़ा सा उसको उन्होंने उसको मसल लिया सर, मसल लिया। अब ये क्रश कर लिया, ये ज़्यादा बेहतर है जो कि आपको समझ आ सके। और अब हमने ये जो प्याज डाला एक, जी सर, 1 प्याज ब्राउन डाल दिए, लहसुन अदरक की पेस्ट। हमेशा वो हमारे तकरीबन हर शोज में हमने आपको बताया भी है कि इसके बनाने का तरीका क्या है। तो जो पेस्ट बेशक आप घर में ये चीज़ें बना के आप जार में रख सकते हैं, जब चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। सर जो हमने रेसिपी मसाले की लिखवाई है वो तकरीबन आप 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं घर में, तो हमने जितना बनाना है हमने उसी हिसाब से इसमें ऐड किया। और ये मसाला जितना आप ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़रा इसमें किक ज़्यादा आएगी। अब दही है, दही मैं इस्तेमाल करता हूँ हमेशा कुंडे का, और मैंने आपको हमेशा इसकी वजह भी बताई है कि मैं क्यों नहीं डब्बे का करता। इसका इसलिए हम लोग करते हैं कि इसमें वो जो थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है ना कुंडे वाला, वो हमारी जो कुकिंग होती है उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, हमने सिर्फ मीट बाहर से लिया, स्लाइस किया, और मसाला हमने बताया कैसा बनाया, हमने उसको कैसे ग्राइंड किया, उसमें क्या क्या जाता है वो सारा इसमें रेसिपी में आएगा आपके। तो ये आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको 1-2 घंटे जो है ना आप फ्रिज में रख सकते हैं, और जब इसको बनाना होगा फ्रिज से बाहर निकाल लें। और जिस तरह से हम इसको बनाएंगे आप देखेंगे, मैं ज़रा
अपना पैन भी रख लो बाहर। ये हमारा पैन है जिसमें हमने इसको बनाना है। आग मैंने हल्की सी जलाई हुई है ताकि ये जो है ना ज़्यादा गर्म ना हो। पैन गर्म तो चाहिए, लेकिन ये है कि थोड़ा अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा, जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो ये इसका जो पैन का पेंदा है वो ये गर्म हो जाएगा। अब हमने इसमें डालना है ऑयल चार, मस्टर्ड ऑयल। जी जी, ये बताना बड़ा जरूरी है कि हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आपने इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाना है। इसका जो टेस्ट है मस्टर्ड ऑयल का इस डिश के लिए वो बड़ा जरूरी है। और क्यों, जब आप इसको करेंगे तो फिर देखेंगे, अगर कभी आपने मस्टर्ड ऑयल में ना बनाया तो आप देखेंगे टेस्ट इसका मुख्तलिफ होगा और इतना अच्छा नहीं होगा जितना ही मस्टर्ड ऑयल में होगा। तो ये थोड़ा सा हम इसको ऑयल को गर्म करेंगे। जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूंगा, और ये जो रेसिपी है ये आप लिख लें। खासकर जो मसाला हमने बनाया है उसकी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप लिख लें। जब आप वापस आएंगे तब तक मेरा तेल गर्म हो चुका होगा और सारी रेसिपी जो मैं आपके सामने बनाऊंगा। तो अभी आप हमारी रेसिपी जरा अपने साथ शेयर कर लें। तो अब ये जो है हमने ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म है और ये देखिए हमने जो चीज़ बनाई थी आपके सामने, और ये वो डिश है जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी, अगर आप इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू निकालें ना तो ये आपकी सेहत के लिए भी बड़ी अच्छी है। कुछ लोग, मुझे पता है, वो ज़रा बीफ से थोड़े से एलर्जिक होते हैं, विच इज़ फाइन। अगर आप नहीं खाते तो बेशक इसको जो है ना, आप अगर कोशिश करें तो आप चिकन में भी बना सकते हैं इसको, अगर आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं। लेकिन ज़रा ये है कि इसका जो इसका मज़ा बीफ की इस डिश का बीफ में है वो शायद बाकी उस तरह से आपको मज़ा ना आए। तो ये अभी आपने इसको अच्छी तरह से, और वो जो मैंने आपको सारा मिक्सिंग करके यहाँ पे दिखाई थी, वो अगर आप मिक्सिंग करके फ्रिज में रख लेंगे तकरीबन 1 घंटा, तो आप देखिएगा कि उसकी जो पूरी जो मैरिनेशन हमने की थी उसका पूरा का पूरा टेस्ट जो है ना, वो इस बीफ को जब आप खाएंगे तो आप उसकी हर बाइट में महसूस करेंगे इसको। सर दम पे तकरीबन 12 से 15 मिनट। अब हमने यहाँ पे एक छोटी सी और ब्रेक लेनी है, जिसमें इसलिए कि हमने इसको अब दम पे लगाया है, क्योंकि जब वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसको कितने मिनट का हमने दम लगाना है। लेकिन आप देखें गौर से, तो इस चीज़ को दोबाला करने के लिए, इसको जब आप खाएं तो इसके साथ आपने देखा होगा हमारी टेबल पे 2-3 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई। मैं ज़रा आपको हमारे शोज़ के लिए बड़ा ज़रूरी थी ये चीज़ें हम बताएं आपको, कि हमने 7 अप और पेप्सी, मेरी पसंदीदा 7 अप है, लेकिन अक्सर लोग पेप्सी भी बड़े मज़े, इसका जो है ना टेस्ट वो आपको दुबाला हो जाएगा। और फिर वो हम जो हमारे पंजाबी टोटके होते हैं, ये हज़म करने के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। और साथ में केचप पड़ी हुई है। ये मार्केट में कनौर की केचप जो है वो तकरीबन आप देख लें कि इसका जो बनाने का स्टैंडर्ड है, मैं एज ए शेफ़ आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, वो जितनी केचप्स हैं सारी अच्छी हैं, लेकिन इनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। एक तो ये जो कंपनी इनको बनाती है उसका ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर ये कि अभी एक और चीज़ जो मार्केट में आ रही है और मेरी पसंदीदा चीज़ आ रही है, वो है हेलमंस मेयोनीज। इसको आप खुद भी बना सकते हैं, घरों में लोग बनाते भी हैं, लेकिन जो टेस्ट इस मेयोनीज का आप पाएंगे शायद आपको घर में बनाई हुई जो है ना, क्योंकि मैं इसको किचन में यूज़ भी करता हूँ और मैं बहुत कम चीज़ें हैं जो बाहर से ला के यूज़ करता हूँ, उनमें से ये ख़ास कर मेयोनीज जहाँ भी मुझे किसी सैंडविच में लगानी है या मेरी किसी भी कुकिंग में मैंने इसको करना है, मेरी चाइनीज़ कुकिंग वाला मैंने इसको डालना है, तो मैं हमेशा इसको प्रेफर करता हूँ। तो मैंने कहा ये मैं आपसे शेयर करूँ। हमने इसको दम पे लगाया है, वरना अगर ये पीसेस जैसे हमने थिन स्लाइस किए थे, अगर इतने थिन स्लाइस ना हो तो फिर ये आपसे 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं आपको इस दम पे। और दम पे ये बनती है ये चीज़। अगर आप इसको वेल डन करके खाना चाहें तो फिर ये कि 15 से 18 मिनट इसको लेंगे, लेकिन हमने तकरीबन इसको बहुत थिन स्लाइस के, पेपर इसको बोलते हैं, पेपर थिन स्लाइस हमने किया हुआ। तो अब ये देखें,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मटन में बनाना चाहते हैं तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट में, अगर ये चिकन की हो तो फिर ये 8 से 10 मिनट का दम देना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा इस डिश पे टाइम नहीं लगता और बहुत मज़ेदार और बहुत ही जो है ना आप इसको एंजॉय करेंगे अगर आप इसको चावल के साथ, या अगर आप चाहें तो आप इसको सिर्फ जो है ना इसको पीसेस को आप बिल्कुल एक लेके अपने स्पून से भी आप इसको खा सकते हैं। अब जो चीज़ हम इसमें अब ऐड कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि हमने इस पर अदरक, हरी मिर्च, 2 से 3 पीस लेमन स्लाइस, लेमन आप हस्बे जायका, हमने 3 पीस डाले हैं तो आप इसको 6 भी अगर करेंगे तो इसके टेस्ट में इजाफा ही होगा। और जी धनिया फ्रेश, ले जी ये रेसिपी बनाने में 2 चीज़ें आपको बड़ी ज़रूरी हैं कि जो मसाला हमने आपको बताया था वो बना के रख लें। रखने के बाद जब आपका दिल करे आप इसको किसी भी चीज़ में किसी तरह के भी पसंदे बनाने हो उसमें ये जो आपको हमने शेयर की थी वो रेसिपी अपने साथ रखें, उसको बनाएं और बनाने के बाद ये रेसिपी तैयार है। मैं ज़रा इसको आज की इसकी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी हमने बनाई है आपके लिए। इसकी खुशबुएँ जो हमारे पूरे जो है ना जहाँ पे हम लोग खड़े हैं सारे हमारे स्टूडियो में इसकी खुशबू फैली हुई है और ख़ासकर हमने इसमें इस्तेमाल किया था मस्टर्ड ऑयल, वो भी याद रखिएगा। तो ये आज की रेसिपी है, इसको घर में बनाएं और अगर आप बीफ पसंद करते हैं तो इससे अच्छी रेसिपी आपको शायद ना आप बना पाएँ। बाकी जो चीज़ें मैंने बता दी आपको किस तरह से आप इसको बना सकते हैं और इसके साथ जब आप खा लें तो ट्राई कीजिएगा 7 अप या पेप्सी। तो फिर ये है कि आप इसको और भी आपका जो लुत्फ़ दुबाला होगा। आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल एक नई रेसिपी के साथ इसी तरह से जो बड़ी क्विक सी रेसिपी होगी वो लेके आएंगे। कल तक के लिए मुझे और बाबर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात जारी है, शहर रमज़ान, और दिन ब दिन गुजरते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से रमज़ान का पूरा महीना फारूक ख़त्म हो जाएगा। जी समरा, अब आखिरी अशरे में हम बिल्कुल, और आखिरी अशरा भी बहुत तेज़ी से जा रहा है और उसके बाद फिर 11 महीने और इंतजार करेंगे और फिर रमज़ान का माह आएगा। अल्लाह ताला सबके लिए मुबारक करे महीना। बिल्कुल। मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा, शुरू में मैंने बात की थी कि जो बच्चे रोज़ा कुशाई जिनकी होती है, जो पहला रोज़ा रखते हैं वो मोटिवेट होते हैं। अच्छा, फिर बच्चों को क्योंकि ऑब्वियसली छोटे होते हैं उनको इतनी सेंस नहीं होती इस सेंस, और फिर एक पूरा रोज़ा रखना स्पेशली गर्मियों में रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुश्किल, राइट। तो उनको मज़ीद मोटिवेट करने के लिए ना, आप अक्सर पेरेंट्स मैंने देखा वो ये कहते हैं कि बच्चे को कहते हैं कि अच्छा आप जितने रोज़े रखेंगे आपको लेट से 10 रुपीज़ पर रोज़ा मिलेंगे या एक टॉय मिलेगा आपको पर रोज़ा, एक रोज़ा रखने का एक टॉय मिलेगा। तो उससे बच्चे मोटिवेट भी होते हैं एंड देन इवेंचुअली दे रियलाइज कि इसका कितना फायदा है, मतलब फायदा हमें कुछ मिल रहा है, मिल भी रहा है, और उसके अलावा मतलब वो एक स्पिरिचुअल भी चीज आ जाती है कि जब वो नमाज पढ़ते हुए सबको देखते हैं, खुद भी नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर सबके साथ मिलके इकट्ठे इफ्तारी करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है। और यही सिलसिला आपका बचपन से ही शुरू होता है। मैंने इस चीज को फारूक जरूर ये सोचा है और बिलीव भी मेरा इसी पर है कि बच्चे की नेचर ऐसी होती है कि जब तक वो खुद नहीं चाहता ना उस चीज को करना या अडॉप्ट करना किसी भी चीज को, कोई बड़ा या कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता, उसके अंदर वो डाल नहीं सकता चीज को। इसके साथ ही मेरे ख्याल में ट्रांसमिशन का वक्त हुआ जा रहा है खत्म। जनाब फारूक हसन और समरा को दें इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।